हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है हैम्पशायर और ग्लैमरगन के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है रोज बॉल साउथम्पटन में, जहां पर हैम्पशायर अपना आखिरी 4 या 5 मैचेस एक साथ खेली है और लगातार 4 मैचेस उन्होंने जीत भी हासिल करके रखे हुए हैं। इस मैच का कोई वैल्यू नहीं है अगर हम टूर्नामेंट के हिसाब से बात करें। दोनों ही टीम काफ़ी दिनों पहले ही बाहर हो चुकी है। ग्लैमरगन तो बाहर हुई है, हैम्पशायर आखिरी 2 मैच जीतने के बाद भी बाहर ही है, आप समझ सकते हैं। तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी मैच है दोनों टीमों का, तो यहाँ पर कुछ कुछ मिलने वाला तो है नहीं, लेकिन कुछ हद तक प्रिपरेशन के तौर पे वो ले सकते हैं। रॉयल लंदन कप के रॉयल लंदन कप जो आने वाला है कुछ दिन बाद ही है वो, तो उसके लिए कुछ प्लेयर्स होंगे जो यहाँ पे लास्ट मैच खेलने वाले हैं इस इंग्लिश सीजन का, उसके बाद बाहर चले जाएंगे, तो उसकी तरफ से उनकी तरफ से आप एक्स्ट्रा मोटिवेशन उम्मीद रख सकते हैं। तो बातें करेंगे यहाँ पे, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। कल के मैच डे की बात करें तो अच्छा गया था, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा। अगर आपने सही जगह पर सही रिस्क लिया होगा, जैसे कि हमने वीडियो में बताया हुआ था, ल्यूक वेल्स 3% सिलेक्शन था, लेकिन आपने देखा उन्होंने क्या किया। इसके सिवाय भी डैनी लैम का भी जो हमने पोजीशन करा ही था। सिर्फ ल्यूक वुड, जो कुछ हद तक मैंने कहा तो था कि बॉलिंग फर्स्ट में आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं, उस तरह से प्रायोरिटी वाला कुछ मैंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था और मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे काउंट में उस तरह से आए नहीं थे। बाकी लगभग सब कुछ सही ही था और मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा गया होगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो ग्लैमरगन ये वन ऑफ द फिक्सचर है जहाँ पर वो आगे हैं। ठीक है, हम पास्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे फिक्सचर देख चुके हैं जहाँ पर ग्लैमरगन हिस्टोरिकली आगे रहती है और कुछ हद तक उसका रिफ्लेक्शन हमें उनके मैचेस में भी देखने को मिलता था। और यहाँ पर भी चीज़ें कुछ इसी तरह की हैं, 3-2 से वो आगे चल रहे हैं। ग्राउंड में रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं रहे। हैम्पशायर का आखिरी 2 मैच आपको याद ही होगा, जो परसों उन्होंने खेला था, दोनों ही मैच एक दिन में जीत हासिल करा था। एसेक्स और ससेक्स दोनों को हराया था। करंट पोजीशन यही है, जो हैम्पशायर 7वें स्थान पर, ग्लैमरगन 8वें स्थान पर है। एक मैच बाकी है 9 टीमों की टेबल में। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है तो क्या होता है। ठीक है, पिछले सीजन में मतलब 2020 में इन दोनों टीमों के बीच में कोई मैच नहीं हुआ था। इस सीजन में भी कोई मैच नहीं हुआ है, तो एक ही मैच आपको मिलेगा पिछले 2 सालों में। तो 16 बहुत पुराना रिकॉर्ड है, देखना पड़ेगा वही कि क्या है। हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली कुछ प्लेयर्स के नाम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो उनकी तरफ जरा सा गौर करिएगा। ठीक है, तो यह पहला मैच जो 2017 का मैच है, ये मैच भी इसी ग्राउंड पे हुआ था जहाँ पर आज का मैच होने वाला है। तो ग्लैमरगन की बैटिंग उतनी अच्छी हुई नहीं थी। ठीक है, 2 बॉलर्स हैं हैम्पशायर की तरफ से जिन्होंने पूरी तरीके से तंग करके रखा हुआ है ग्लैमरगन को इस फिक्सचर में। उनमें से एक बॉलर है जो हर मैच खेला नहीं है, लेकिन जब भी खेला है उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तबाही मचा के रखी है ग्लैमरगन के अगेंस्ट में। तो नोटिस करो, 118 फॉर 6, क्रेन, लियम डॉसन। ठीक है, ये 2 नाम ध्यान से देखते रहना। हैम्पशायर ने इजीली चेस कर लिया, लीड किया था विंस ने, आल्सो जो कि अवेलेबल नहीं है। इनग्रम एक वन ऑफ द फिक्सचर्स है जहां पर बैटिंग से तो कभी कई फिक्सचरों में आपने इनका नाम देखा ही होगा, लेकिन बॉलिंग से भी उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। तो 2 विकेट उनका था। करंट स्क्वाड में ये कुछ प्लेयर्स और हैम्पशायर ने ईजिली यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। दूसरा मैच 2018 का मैच और वापस से हम साउथहैम्पटन में आ गए। इस बार ग्लैमरगन की बैटिंग अच्छी हुई, लीड किया किसने? इनग्रम। ठीक है, साथ में लॉयड और कुक। डॉसन के वापस से यहाँ पर विकेट रहे हैं, साथ में वुड जो हमेशा यहाँ पर अच्छा करते हैं, लेकिन वुड का ये जो पर्टिकुलर फिक्सचर है ना, उतना अच्छा मेमोरी वाला रहा नहीं है। ठीक है, मतलब विकेट तो चलिए वो निकालते ही हैं, लेकिन उतना खास इफेक्टिव वो हो नहीं पाए हैं। एक ही मैच में उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था, लेकिन वो मैच भी वो शायद भूलना ही चाहेंगे, क्योंकि 11 या 12 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिया था उस मैच पे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। अच्छा, हैम्पशायर यहाँ पर बैटिंग उनका कोलैप्स हो गया। लीड किया किसने? सॉल्टर, इनग्राम वापस से। ठीक है, वैंडर गुप्टिन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल हैं इन्होंने। तो 2 मैच जो साउथहैम्पटन में हुए, एक में हैम्पशायर जीती, इजीली जीती आप कह सकते हैं, और दूसरे मैच में ग्लैमरगन ने बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पशायर को हराया। तीसरा मैच जो हुआ था कार्डिफ में उसी साल का, मतलब 2018 का ही है। हैम्पशायर ने बनाया 151। वापस से बैटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं हुआ। विंस के कुछ रन्स थे, बाकी बॉलरों में से सॉल्टर आपको वापस से देखने को मिल रहे हैं। इनग्राम देखिए, लगातार तीसरे मैच में इनकी बॉलिंग से परफॉर्मेंस है। अब ये बॉलिंग नहीं कराते हैं तो कोई फायदा नहीं है इनको बताने का। ग्लैमरगन की बैटिंग बहुत ही ईजी रही, फिर से इनग्राम और इस बार कार्लसन का ही परफॉर्मेंस रहा, ग्लैमरगन ने ईजिली चेज कर लिया। आखिरी मैच जब ये दोनों टीमों का मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, हैम्पशायर का बैटिंग वापस से खराब, 128। ठीक है, विंस लगातार यहाँ पर परफॉर्म करे जा रहे हैं। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, एक है 60 का जो स्कोर उन्होंने बनाया था बिल्कुल पहले मैच पर, लेकिन उसके बाद से रन उनका है बहुत बड़ा शायद नहीं। डॉसन, मैकमानस का रन है। सॉल्टर वापस से विकेट लेते हुए दिख रहे हैं लगातार तीसरे मैच पर।
ग्लैमरगन की बैटिंग यहाँ पर और भी ज़्यादा खराब हुई, यहाँ पर इनग्राम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अच्छा नोटिस करो बीच के 2 मैचेस में आपको मेसन ट्रेन नहीं देखने को मिले थे, बिल्कुल पहले वाले मैच में मेसन ट्रेन थे, डॉसन के साथ तबाही मचाया, बीच के 2 मैच में नहीं है। तो ग्लैमरगन की बैटिंग ठीक ठाक ही रहा। जैसे ही मेसन ट्रेन वापस आए, ठीक है, ये जो आखिरी मैच था इस ग्राउंड पे, वहाँ पर मेसन ट्रेन वापस आए, फिर से 3 विकेट, और डॉसन वापस से, क्रिस वुड तो है ही, एक आध विकेट वो लेते ही रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और आखिरी जो मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो था कार्डिफ में, 216 रन बनाया था, और यही मैच था जहाँ पर क्रिस वुड ने 2 विकेट तो निकाला था, लेकिन 40 के ऊपर रन उन्होंने कंसीड कर रहे थे। फिर से देखिए इनग्राम, ठीक है, साथ में लॉयड और कुक के परफॉर्मेंसेस हैं। बॉलिंग से डॉसन और क्रेन यहाँ पर भी 1 विकेट निकालने में सक्षम रहे थे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बताएं, अच्छा आगे बताता हूँ मैं, और हैम्पशायर की बैटिंग अच्छी रही थी, फिर से लीड किया किसने, विंस ने, और डॉसन वापस से, रोमन वाकर के यहाँ पर विकेट्स थे, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट वगैरह निकाला हुआ था। अगर हम स्पेसिफिकली बताऊँ साउथहैम्पटन के जो मैचेस हुए हैं, तो अगर हम नोटिस करेंगे तो ग्लैमरगन यहाँ पर 1-2 से पिछड़ रही है। ये जो पहला वाला मैच था वो हारे थे, लीड किया था किसी ने, बॉलिंग से क्रेन डॉसन और बैटिंग से विंस ने। दूसरा मैच ग्लैमरगन जीती थी, बॉलिंग से डॉसन वापस आपको देखने को मिले हैं, इनग्राम देखने को मिले हैं, और यहाँ से सॉल्टर ने जितवाया था बॉलिंग के और इनग्राम के साथ। और तीसरा जो मैच साउथहैम्पटन में हुआ है, अच्छा एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि पहले मैच के बाद से यहाँ पर रन थोड़ा सा कम ही बन रहा है। हैम्पशायर जीती तो है, लेकिन बैटिंग उनका भी उतना अच्छा नहीं हुआ है। आखिरी मैच पर 128 रन बनाया था, वापस से विंस का परफॉर्मेंस, डॉसन का परफॉर्मेंस, सॉल्टर का परफॉर्मेंस, क्रेन का परफॉर्मेंस और डॉसन का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्रेन 3 में से 2 मैच जो इस ग्राउंड पे खेले हैं उन्होंने धागा खोल के रखा हुआ है, 3 रखे विकेट निकाले हैं, और टोटल इस फिक्सचर में उन्होंने खेले हैं 3 मैच, जिनमें से 2 मैच साउथहैम्पटन का है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके सिवाय भी आपने लियम डॉसन देखा है, जेम्स विंस का आपने देखा है, बहुत बड़ा टोटल हमेशा शायद नहीं बनाया है एक मैच को छोड़ के, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनका है। इसके अलावा हमें कॉलिन इनग्राम का भी देखने को मिला है, एंड्रू सॉल्टर का भी हमें रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है काफ़ी फिक्सचरों की तरह, लेकिन अभी तक तो वो कुछ खास इफेक्टिव हो नहीं पाए हैं। तो ये कुछ नाम है। अगर हम समराजन पे आ जाए तो हमें देखने को मिलेगा जेम्स विंस यहाँ पर 40 का एवरेज रख रहे हैं, हालांकि उतना ज़्यादा उन्होंने रन नहीं बनाया है हर मैच में, लेकिन नॉट आउट रहे थे एक मैच में, तो इसीलिए। इसके अलावा कॉलिन इनग्राम और डेविड लॉयड का भी परफॉर्मेंस को देखने को मिल रहा है। डेविड लॉयड हमेशा खेले नहीं है हर मैच में, लेकिन जहाँ पर भी खेले हैं उन्होंने रन बनाए हैं, बहुत बड़ा टोटल नहीं, लेकिन ठीक ठाक है उनका स्कोर बॉलिंग पे। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 2 बहुत ही बड़े बड़े नाम और 2 बहुत ही बड़े बड़े स्पिनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हैम्पशायर की तरफ से। इवन ग्लैमरगन की तरफ से भी जिस एक बॉलर का नाम है वो भी स्पिनर ही है, और वो है एंड्रू सॉल्टर जो आपने देखा। और यहाँ पर मेसन क्रेन 10 का औसत है उनका बस, और लियम डॉसन का भी 12 का औसत है। मैचेस ज़्यादा खेले हैं लियम डॉसन ने, लेकिन आप देख सकते हैं स्ट्राइक रेट वगैरह भी मेसन क्रेन का ही बेटर है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हेड टू हेड से जो रिलेटेड था, आई होप आपने सभी से देख लिया होगा। उतना ज़्यादा स्कोर यहाँ पे बना नहीं। स्पेसिफिकली अगर हम साउथहैम्पटन के मैचेस की बात करें, हालांकि आखिरी मैच पर बहुत रन बने थे जो कि कार्डिफ में हुआ था, लेकिन इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा रन नहीं बना है। हैम्पशायर ने एज तो रखा है, लेकिन उनका बॉलिंग यहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है देन बैटिंग, ठीक है। अभी ग्राउंड के बारे में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस हम कवर कर चुके हैं, लास्ट मैच में भी 2 मैचेस हो चुके हैं, तो आपको काफ़ी आइडिया होगा। अगर आपको नहीं है, जो अभी तो लास्ट मैच में आके बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा ही देता हूँ। क्या होता है इस ग्राउंड पर, जनरली बहुत रन नहीं बनते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई बीच में, जैसे कि पिछले मैच में भेस ने 100 मार दिया, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अलग बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत रन बनते हुए नहीं दिखते हैं। 170 जनरली यहाँ पे आप विनेबल टोटल मानते हैं। इसके छोटे इसके कम स्कोर भी जो होते हैं यहाँ पर, उसको भी हमने यहाँ पर डिफरेंट होते हुए देखा है। पेसर्स का ही अपर हैंड होता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेग स्पिनर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे कभी कभार इफेक्टिव होते हैं। और ये जो आपने मेसन क्रेन का सीन देखा है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मेसन क्रेन जो है 2019 के एंड से 2020 से जो पूरा सीजन गया है, और अभी तक उतना इफेक्टिव नहीं हो पाए हैं। डिस्पाइट लेग स्पिनर्स को यहाँ पर हेल्प मिलता है, लेकिन उसके पहले तक वो यहाँ पर काफ़ी लीथल होते थे, और उसी समय का जो मैचेस आपने ऊपर देखा है हेड टू हेड का, वो उसी समय का मैच है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल आपने कुछ हद तक देख लिया। तो अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो जेम्स विंस ने पिछले मैच पर दोनों ही इनिंग्स पर, मतलब पिछले मैच के दोनों ही मैचेस पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया पारी खेली है, और अभी उनका औसत थोड़ा बहुत अपवर्ड जा रहा है, नहीं तो उसके पहले तक थोड़ा नीचे ही चल रहा था। तो ये शतक है इनका पहला वाला, जो पिछले मेरे ख्याल से 3 या 4 सीजन में ये पहला शतक होगा इनके इस ग्राउंड पे। क्रिस वुड कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट निकालते ही हैं, एक हो या मतलब बंचेस में हो। पिछला मैच, वो लास्ट जो मैच हुआ था, उनको खिलाया नहीं गया था, कुछ फिटनेस का इशू था। अगर वो सही हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आज के मैच में खेलेंगे। हालांकि अभी तक हैम्पशायर ने कोई स्क्वाड तो अनाउंस नहीं करा है, तो मैं उम्मीद यही रख रहा हूँ कि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा और क्रिस वुड खेलेंगे भी।
तो यहाँ पर मैचेस अगर हम देख लें तो इस सीजन के अगर हम पहले से मैचेस देखें तो आपको क्या दिखेगा, 146 जो कि चेज नहीं हुआ, आपको क्यूरी दिखेंगे, व्हील दिखेंगे जो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। अभी चलिए फिर भी लोग व्हील को ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वुड नहीं है। लेकिन आपने नोटिस करी होगी कि व्हील वैसे भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे जब वुड थे भी। तो जो भी हो, क्रेन और वुड के परफॉर्मेंसेस हैं और बाकी पेसर्स का ही अपर हैंड है, स्पिनर्स के कुछ विकेट्स। प्रेस जो पिछले मैच में खेले तो थे, लेकिन अगर वुड का सीन सही होता है तो मुझे लगता है वापस से उनको बेंच पे जाना पड़ेगा। उसके बाद 176 यहाँ पर बना था जो चेस नहीं हुआ था, 166 तक लेकिन गई थी चेसिंग टीम। जहाँ पर प्रेस वापस से है, विदर्ली के कुछ रन हैं। विदर्ली का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी कभार नंबर 3 पे भेजा जाता है, कभी 5 पे भेजा जाता है, यही है। साथ में फुलर की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, पेसर के साथ स्पिनर की विकेट। वुड आप देख सकते हैं, साथ में क्यूरी, व्हील ये कंसिस्टेंटली है और शॉट का भी यहाँ पर बॉलिंग से काम आ रहा है। हर मैच में एक एक करके विकेट वो निकाल ही रहे हैं। और ये जो लास्ट मैच, जैसे पहले जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ पर भी 175 बना दिया था हैम्पशायर ने, जहाँ पर वेदरली वापस से। मैकमैनस जितना मौका मिल रहा है वो अच्छा ही कर रहे हैं, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, यही एक दिक्कत वाली बात है। नहीं तो कीपिंग वगैरह के पॉइंट्स वो देते ही हैं और जितना मौका मिलता है वो कभी भी बैटिंग से आपको निराश नहीं करते हैं। साथ में कॉलिन डे जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है इस ग्राउंड पर का परफॉर्मेंस, ठीक है, इसमें बोलने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलिंग से अभी तक भी एक विकेट वो नहीं निकाल पाए हैं और बैटिंग से मेरे ख्याल से 30 के ऊपर रन उन्होंने नहीं बनाए हैं एक भी मैच में, 30 भी शायद नहीं बनाए हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड, सोमरसेट चेज नहीं कर पाई, 100 पर निपट गई। क्यूरी, व्हील, शॉट देख रहे हैं आप कंसिस्टेंटली है और वुड का यह भी यहाँ पर है। और आखिरी मैच डे का जो 2 मैच हुआ था, एक मैच एसएस के अगेंस्ट में हुआ था, 171 वापस से यहाँ पर बना दिया। आप नोटिस करेंगे कि देखिए दोनों ही ओपनर ने रन बनाया, नंबर 3 बैट्समैन ने भी रन बनाया, उसके बाद भी 170 175 के भीतर ही वो रह रहा है। अभी अगर यहाँ पे चलिए अच्छा स्टार्ट नहीं होता है, अगर जल्दी विकेट गिरने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं ये 170 वाला टोटल 160 या 150 के भीतर भी आ सकता है, ठीक है। और चेसिंग की तो कोई बात ही नहीं है, 170 यहाँ पर चेस नहीं हो रहा है। वेन्स आपको दिख रहे हैं, शॉट आपको दिख रहे हैं, कॉलिन डे ग्रैंडम वही 30-35 के भीतर ही वो निपट गए। मैकमैनस स्पिनर्स का यहाँ पर रोल था पेसर्स के साथ, एसएक्स चेस नहीं कर पाई, 153 तक वो गए थे। आपको दिखेगा व्हील वापस से, क्रेन, क्यूरी कंसिस्टेंटली यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्रेन का हालांकि इस मैच से 2 विकेट था, ऊपर कोई मैच में विकेट नहीं थे। वुड हालांकि थे और शॉट यहाँ पर वापस से 1 विकेट। और आखिरी जो मैच हुआ था यहाँ पर हालांकि काफ़ी हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो गया था। अभी दिन का दूसरा मैच है तो हो सकता है पिच में कोई चेंजेस वगैरह हो गए होंगे, लेकिन इतना हाई स्कोर हमने पिछले 1-1.5 साल या 2 साल में ऐसा बनते हुए नहीं देखा। एक तो 183 का टोटल, उसके बाद वो चेस भी हो गया, बताओ, मतलब 4 गेंद रहे थे। आपको क्यूरी दिख जाएंगे, डॉसन जो यहाँ पर काफ़ी इफेक्टिव हुए थे। और दिन का दूसरा मैच से आप समझ सकते हैं पिच में क्रैक्स वगैरह आए होंगे, तो इसीलिए डॉसन का भी इफेक्टिवनेस बढ़ा था। डार्टी शॉट कंसिस्टेंटली विकेट निकालते हुए आ रहे हैं और यहाँ वाली विकेट निकाला था, कुछ ना कुछ वो करे जा रहे हैं। आप नोटिस करिए, सामने से कोई करे कुछ नहीं करे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली आपको पॉइंट देके जा रहे हैं। 30-35 रन, एक आध विकेट कंसिस्टेंटली वो करके जा रहे हैं, ठीक है। विंस ने लगातार दूसरे मैच रन बनाया था, वेदरली ने कुछ कंट्रीब्यूशंस करे थे। लेग स्पिनर्स जो थे यहाँ पर विल बियर, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था और पेसर्स का ही अपर हैंड। तो ये है पूरी कहानी इस राउंड के बारे में। लास्ट कुछ मैचेस में आप कह सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में स्पेशली 170 का टोटल बना है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो चेस नहीं हुआ है। आखिरी मैच पर हालांकि सब कुछ बदल गया था, बिल्कुल उलटफेर हो गया था, 180 के ऊपर बना भी, वो चेस भी हुआ। हालांकि वहाँ पर विंस का एक शतक था, उसको भी आप कंसिडर करना पड़ेगा आपको। बॉलिंग की बात करें तो पेसर्स ही विकेट ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर्स वगैरह हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिया। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड के बताने लायक था, सारी चीज़ें जो ग्राउंड से रिलेटेड था। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी बात करते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में। तो मैग्नस लैबुशेन जो है वापस आने वाले हैं, ये तो आपको पता ही होगा। आखिरी मैच भी मेरे ख्याल से खेले थे वो, जो सोमरसेट के अगेंस्ट में हुआ था। हालांकि उतना खास कुछ तो करा नहीं था और आखिरी कुछ मैचेस से उतना खास कुछ वो कर भी नहीं रहे हैं, ना ही काउंटी में भी उतना खास कुछ वो नहीं कर पाए थे। और आखिरी 3-4 मैचेस को अगर हम देखेंगे तो अब विकेट भी नहीं मिल रहा है, बैटिंग से भी उतना खास कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखना पड़ेगा। अपना आखिरी मैच वो खेलने वाले हैं आज इंग्लिश सीजन का, उसके बाद चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड के होकर डोमेस्टिक जो सीजन शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ प्रिपरेशन लेने। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, डेविड लॉयड का परफॉर्मेंस अच्छा है और वैसे भी बैटिंग सेक्शन में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि एक इशू आपके लिए बन सकता है, वो है क्रेडिट का, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और साथ कॉलिन इंग्रैम है, जिनको शायद हम इस मैच ट्राई करेंगे, लेकिन फॉर्म का तो कोई अता पता इनका है नहीं, ठीक है। बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, तो यही एक बात है। इंग्रैम हमारे लिए हाई क्रेडिट वाले प्लेयर भी होंगे, तो अगर फेल हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें बन सकती हैं। हालांकि इस फिक्सचर में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर बॉलिंग कराते तो शायद और ज़्यादा प्रायोरिटी हम दे सकते थे, लेकिन बॉलिंग वो नहीं कराते हैं अभी।
उसके बाद लैबुशेन तो मस्ट हैव है ही, आप इनको स्मॉल लीग में छोड़ नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा कोई अगर रिस्क लेना चाहता है तो क्रेडिट सेव करने के लिए आप इनके ऊपर ट्राई ले सकते हो, लेकिन वो भी हद ज़्यादा रिस्क हो जाएगी। ऑलरेडी आप नोटिस करना है कि आपके पास विंस होंगे 10 क्रेडिट वाले, आपके पास दार्शी शॉट होंगे 10 क्रेडिट वाले, उसके बाद लैबुशेन भी 10 से ऊपर, मेरे ख्याल से 10 के आसपास क्रेडिट है। तो अगर 3-10 क्रेडिट वाले प्लेयर आ गए ना तो बाद में टीम मैनेज करने में बहुत ही दिक्कतें बन सकती हैं। उसके बाद बिली रूट बेंच पे सैम या जो कुक शायद नाम है, जी जो कुक हैं, अगर टीम चाहे तो इनको भी खिला सकती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद क्रिस कुक आखिरी कुछ मैचेस में इन्होंने थोड़ा बहुत फॉर्म दिखाया है, काउंटी में भी बहुत बड़ा शतक वो लगा के आए हैं, ट्राई कर सकते हैं आप। बाकी कीपर सिस्टम में लोग मैकमैनस को ले रहे हैं, लेकिन मैकमैनस से ऊपर आते हैं और लॉजिकली इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिलनी चाहिए। और आखिरी मैच भी है काउंटी सीजन वाइटलिटी ब्लास्ट सीजन का, तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। डाउट वेट उसके बाद है बॉलिंग फर्स्ट में आप सोच सकते हो, लेकिन हाई क्रेडिट इशू मैच में मुझे लगता है कि इनको मैनेज कर पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन याद रखना ग्लैमर की तरफ से लैबुशेन के बाहर अगर कोई कैप्टन फर्स्ट क्रेडिट के ऑप्शन बनते हैं तो वो डाउट वेट ही है। उसका वैंडर गुप्टिन है, सॉल्टर, वाकर, स्मिथ, इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, कोशिश करूंगा मैं कि डेविड लॉयड और इनग्रम को दोनों को लेकर चलूं। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्रेडिट के लिए तो इनग्रम का क्रेडिट वैसे भी कम है तो इनको हम लेकर चल ही सकते हैं, पॉसिबल हो तो दोनों को लेकर चलना, ठीक है। उसके बाद लैबुशेन देखना पड़ेगा कि हम कैसे मैनेज करते हैं इनको। उसके बाद यहाँ पर सॉल्टर, जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और एकमात्र बॉलर है हिस्टोरिकली ग्लैमर की तरफ से जिनका कुछ हद तक नाम है, और एक आध बार जो बैटिंग को लास्ट लीड कराया है ग्लैमर गन ने, वो भी लीड कराया है सॉल्टर ने, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर डाउट फिट अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑल्टरनेटिव के तौर पे रोमन वाकर को ले सकते हैं। दोनों का सेम ही रोल होता है, रोमन वाकर लास्ट 1-2 ओवर में बॉलिंग भी कराते हैं डाउट फिट की तरह, बैटिंग हैंड भी ठीक ठाक है, तो क्रेडिट सेव करने के लिए आप ले सकते हैं बस, नहीं तो डाउट फिट ही बेटर चॉइस होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बॉलिंग फर्स्ट में आप वैंडर गुप्टिन को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा यहाँ पर बॉलर लेना चाहेंगे, स्पेशली इन फॉर्म हैम्पशायर की बैटिंग के आगे। इसमें हैम्पशायर की तरफ से बात करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉप 2 हमारे टीम में होंगे। डार्सी शॉट तो वैसे भी ऑलराउंडर की तरह काम पे आ रहे हैं, और विंस जो काम आखिरी मैच में करके आए हैं उसके बाद आप छोड़ नहीं सकते हैं, रिकॉर्ड से निहायत ही बुरे नहीं है। और जो है हमेशा ही कह रहा हूँ कि रॉयल लंदन कब नज़दीक है तो उसके पहले विंस और उसके समय में उस समय में भी आपको विंस कुछ अलग मूड पे देखने को मिलेंगे, तो उसका कुछ हद तक अंदाज़ा तो आपको लग ही रहा है, और मुझे लगता है आज के मैच में भी ये वो करवा ही सकते हैं। क्रेडिट ड्रॉप करने हो, क्रेडिट बचाना हो, तब आप कुछ सोच सकते हो, बड़ी लीग में स्पेशली, छोटी लीग में मुझे लगता है बहुत रिस्क हो जाएगा इनको ड्रॉप करना। उसके बाद कॉलिन डेक्रैंडम ऊपर आए थे पिछले मैच पर, डॉसन भी ऊपर आए थे और वेदरली आ गए थे नीचे, नहीं तो 3 नंबर ही उनका यूजुअल पोजीशन है। तो अभी तो कोई मतलब बनता नहीं है वेदरली को लेने का, क्योंकि अगर उनको सही से इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, सिर्फ बैटिंग से ही क्योंकि पॉइंट दे रहे हैं, तो हम ले नहीं पाएंगे। लेकिन जिनको हम ले पाएंगे वो है लियाम डॉसन, ठीक है। मैकमैनस ऑप्शनल है, अगर आप चाहे ट्राई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्रेडिट का कोई इशू नहीं आएगा, दोनों ही कीपर का सेम ही क्रेडिट होगा। बेटर यही कर रहे हैं बैटिंग से भी और कीपिंग से भी, लेकिन अभी क्या है कि इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिलनी चाहिए, और अगर आप 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रहे हो और मैकमैनस लेने के चक्कर में आपको किसी एक मजबूर और प्लेयर को लेना पड़े हैम्पशायर की तरफ से, तो दिक्कतें बन सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर फुलर है, क्रेन, जिनको हम हमारे टीम में ज़रूर से रखेंगे, इनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और वैसे भी लोग ले भी रहे हैं इनको धीरे धीरे करके, क्रेडिट थोड़ा हाई कर दिया है, यही एक दिक्कत वाली बात है बस, और कुछ नहीं। और फुलर यहाँ पर फुलर तो नहीं, क्यूरी, व्हील और वुड मेरे ख्याल से खेलेंगे अगर कोई इशू वाली बात नहीं है आखिरी मैच में जो उनका हुआ था। इनमें से जो प्लेयर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, टॉप 2 डॉसन, क्रेन, ये 4 तो पहले हो गए। उसके बाद ब्रैड व्हील को आप लेके चल सकते हो, कंसिस्टेंटली आपको कुछ ना कुछ करके देंगे, और स्कॉट क्यूरी, ये दोनों को मैं रख के चलना पसंद करूंगा। जनता क्या कर सकती है, जनता अगर क्रिस वुड खेले तो व्हील को ड्रॉप कर सकती है, लेकिन क्रिस वुड का इस फिक्चर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, यही एक पॉइंट है। ब्रैड व्हील का कोई पॉइंट नहीं है, इन फॉर्म है, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं, चाहे वुड खेले नहीं खेले, तो इसीलिए इस मैच के लिए मैं वुड के ऊपर हो सकता है व्हील को प्रायोरिटी दूँ, और साथ में मेसन क्रीन और क्यूरी तो है ही, और डॉसन हमारे लिए चौथे बॉलर हैं, और डार्सी शॉट 5वें बॉलर, तो 5 बॉलर हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। डार्सी शॉट, विंस और डॉसन अगर नंबर 3 पे आते हैं समझ लीजिए, तो इनको लेकर 3 बैट्समैन भी हमारे पास हो जाएंगे। एक्स्ट्रा बैटिंग क्वेश्चन के लिए आप मैकमैनस को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जिनके साथ हम टीम बनाएंगे, देख लेते हैं आगे। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो डाउटवेट और लैबुशेन यही होंगे, और कोशिश सभी का यही होगा कि इन दोनों को लेकर चलना है। बाकी अगर क्रेडिट का कुछ इशू आता है तब हम कुछ सोचेंगे, नहीं तो इन दोनों को मोटा मोटा लेकर चलना है। उसके बाद इंग्रैम और लॉयड, रिस्क लेना है तो कार्लसन, और बॉलरों में से सॉल्टर जो बहुत रिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। एक इशू इनके लिए ये है कि ये क्रेडिट ज़्यादा ले रहे हैं,
ठीक है, बस और कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से कैसे कैसे क्रेडिट मैनेज कर पाते हैं। और रोमन वॉकर हैम्पशायर की तरफ से डार्सी शॉट और विंस ऑफ कोर्स पिछले मैच के बाद से यही कंटेंशन में होंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। सबके टीम में होंगे, 100% आपके ओपोनेंट के पास होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी लोग बना सकते हैं, शायद कम ही लोग हों वो, लेकिन बना ज़रूर सकते हैं। उसके बाद वेदर ली और कॉलिन डी ग्रैंडहोम, रिस्क लेना है तो क्रेन और क्यूरी में से कोई एक, और लियम डॉसन यहाँ से। अभी देखिए थोड़ा रिस्की तो ये है, काफ़ी सारे परसेंटेज प्लेयर्स हैं जिनको हम नहीं ले पाए हैं। डेविड लॉयड इनमें से सबसे बड़ा जो है, मैं मिस कर रहा हूँ, मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उनके जगह पर मैंने किसको लिया है। देखिए कॉलिन इंग्राम को लिया है, आप चाहे तो कॉलिन इंग्राम को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन उनके जगह पर आप अगर लेना चाहेंगे तो आपके पास ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे कार्लसन आ सकते हैं बस, और कोई मुझे नहीं लगता कि कम क्रेडिट में को मिलने वाले हैं। प्रेस्ट का भी एक ऑप्शन है, लेकिन एक तो वो शायद नहीं खेलेंगे, ये चांस ज़्यादा है, और अगर वो खेलते भी हैं तो बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे हो सकती है। तो सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए 4 पॉइंट लेकर चलना सही डिसीजन शायद नहीं हो। डेविड लॉयड को मुझे नहीं लेना था, ठीक है, ये इन्फॉर्म प्लेयर है, लेकिन क्रेडिट का कोई अता पता मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं ले पाया हूँ। लैबुशेन को मैंने रखा है। लैबुशेन एक बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप रिस्क ले सकते हो तो, लेकिन क्या है कि स्मॉल लीग में आप ये काम नहीं कर सकते, और ये इनका लास्ट मैच होगा तो मोटिवेटेड भी हो सकते हैं वो, तो इसीलिए मैं स्मॉल लीग में ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप पर्सनली रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, आखिरी कुछ मैचेस वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ सकती है, इसलिए मैं ये चांस नहीं ले रहा। तो लैबुशेन को मैंने रखा है। अगर आप लैबुशेन को ड्रॉप करते हैं ना तो आपके पास डाउथवेट भी मैनेज हो जाएगा, उसके बाद लॉयड लेके भी आपका क्रेडिट बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ लैबुशेन लेने के चक्कर में मैं डाउथवेट को भी नहीं ले पा रहा हूँ, ना ही मैं ले पा रहा हूँ लॉयड को। बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे तो देखिए सॉल्टर को मैंने रखा है, आपको पता होगा क्यों। सॉल्टर भी ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए पंट है। अगर आप इस पंट को भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप सॉल्टर को भी ड्रॉप कर दीजिए। आप यहाँ पे आराम से डेविड लॉयड को ले सकते हैं, और 8.5 क्रेडिट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, डे ग्रैंडहोम होंगे, वैंडर गुप्टिन होंगे, किसी को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली मैंने सॉल्टर को रखा था और इसीलिए क्रेडिट मेरा बचा नहीं है। बाकी क्रेन, क्यूरी और वेल हमारे लिए मेन बॉलर्स हैं। व्हील के जगह पर अगर आप चाहें तो वुड को ले सकते हैं, लेकिन मैं इस मैच में व्हील को लेकर चलना पसंद करूँ, क्योंकि वुड के बारे में मेरे पास कुछ नेगेटिविटी है, और रोमन वॉकर यहाँ से, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, परसेंटेज कैप्टन होने वाले हैं लैबुशेन, और वाइस कैप्टन डार्सी शॉट, या लोग ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। डार्सी शॉट को तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। कंसिस्टेंटली पॉइंट वो देखे जा रहे हैं, उनकी बॉलिंग काम पे आ रही है, बैटिंग भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। लैबुशेन के लेकर आप सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हैम्पशायर अभी इनफॉर्म टीम है, लगातार मैचेस वो जीत रही है, और उस तरह से खास कुछ रेजिस्टेंस दिखा नहीं पाई है कोई भी टीम उनके अगेंस्ट में। और लैबुशेन का परफॉर्मेंस भी आखिरी 3-4 मैच में उतना अच्छा नहीं रहा है, और हालांकि इनकी बॉलिंग काम पे आ सकती है, इसीलिए मैं छोड़ नहीं रहा टीम से। लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए आप सोच सकते हो, सेफ जाना चाहते हो बिल्कुल इनको कैप्टन बना दो या वाइस कैप्टन बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप सोच सकते हो अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो ये दोनों सेफ ऑप्शन हो गए। रिस्क में हमेशा ही चेंज नहीं रहते हैं, जो मोमेंटम उन्होंने पकड़ा है आखिरी मैच में, स्पेशली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में शतक बनाने के बाद से वो पकड़ के आ रहे हैं वो। और अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है जो शायद लोग नहीं करें, लियम डॉसन, ठीक है, लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इनका कैप्टन परसेंटेज एक भी नहीं है, मतलब 1% भी लोगों ने कैप्टन नहीं बनाया हुआ है, ये एक ऑप्शन बनते हैं। और मेसन क्रेन, हालांकि मेसन क्रेन मैं आपको कहूँगा टीम में ही रखो, स्मॉल लीग में कैप्टन वैसे मत बनाओ, क्योंकि जो रिकॉर्ड्स इनके आपने देखे हैं ये थोड़ा सा पुराना है, और उस समय में मेसन क्रेन का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे अच्छा भी होता था, लेकिन रिसेंट 1-1.5 साल या 2 सालों में परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे गया है। इसीलिए मैं कहूँगा टीम में रखो, कैप्टन वैसे मत बनाओ। बड़ी लीग में लेकिन आप बिल्कुल सोच सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स और इस मैच की फाइनल्स जितनी भी अपडेट्स वगैरह आएंगी वो सारी आपको वही भी मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।